ऑनलाइन ले लूंगा, हो सकता है कल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, रिप्रोडक्शन। वो कंपेरिजन है, आपका टाइम था। रिप्रोडक्शन लिविंग प्रॉपर्टी है। लिविंग प्रॉपर्टी का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, चाहे बैक्टीरिया क्यों ना हो, उनकी एक एबिलिटी है टू प्रोड्यूस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग, ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। अपने जैसा औलाद प्रोड्यूस करना लिविंग थिंग्स की एक एबिलिटी है। इस एबिलिटी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ना हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन ना हो तो उसका असर क्या होगा? रेस, नस्ल, जनरेशन, कंटिन्यूटी वो आगे नहीं रहेगी। उस रेस या नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, रेस या जिसे आप नस्ल कहते हैं, जो इसकी कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होता है कि ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे। जैसे ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर है उसके अंदर, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, हमने एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर अब क्या होगा, अपने जैसे और भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते रहेंगे, आगे और भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो उनकी जो जनरेशन है, जाहिर है आगे जो इसकी एग्जिस्टेंस या वजूद या बका इस कायनात में रहेगा। अदरवाइज अगर जो भी एक ऐसा ऑफस्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो जब तक ये जिंदा होता है तब तक ये इसका जैसे वजूद मौजूद है। आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आगे नेक्स्ट जनरेशन इस प्लैनेट अर्थ पे उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से जो है रिप्रोडक्शन जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अपने जैसी एक नस्ल, ऑफस्प्रिंग, औलाद प्रोड्यूस करना हर एक ऑर्गेनिज्म की एक लिविंग प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें जैसे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यकीनन एक तो प्रोड्यूस करेंगे, प्लस में उनकी जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में आगे ट्रांसमिट होती रहेगी। ट्रांसमिशन, उनकी जो जीन्स की जो ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप की जीन्स मौजूद है तो वो जीन्स भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल होते रहते हैं। ना फकत जैसे ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर इसके अंदर जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होती है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होती है वो आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है इनहेरिट या ट्रांसफर होती रहती है। उसके लिए जरूरी होता है कि ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का अमल होना चाहिए। अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपने जेनेटिक मटेरियल को भी नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर करते जाएंगे या इनहेरिट करते जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन हो। हर एक ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जाहिर है जब वो जेनेटिक मटेरियल अपना रिप्रोडक्शन की सूरत में नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो इनहेरिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो वो आगे उसकी कंटिन्यूटी रहती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, या सिंपली असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड है। पर जैसे हमेशा हम जैसे रिप्रोडक्शन को इस सेंस में लेते हैं कि जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो उसे हम कहते हैं पेरेंट कहते हैं, और पेरेंट हमेशा क्या करता है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग जो है, औलाद जो है प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है, ऑफस्प्रिंग या औलाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग या औलाद कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन होती है जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है या ऑफस्प्रिंग होती है। तो पेरेंट्स रिप्रोडक्शन के दौरान जो क्या करते हैं, अपने जैसे एक जो औलाद, नस्ल, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम लेंगे रिप्रोडक्शन लेंगे। आगे जो है फर्दर दो इसके रिप्रोडक्शन के बेसिकली टाइप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं,
एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। Asexual. A refers to no or without. A refers to no or without. Sexual refers to sex cells or gametes. Sex cells या gametes जिसे हम कहते हैं gametes की यूनियन के बगैर, विदाउट gametes जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं asexual रिप्रोडक्शन। और जो दूसरी रिप्रोडक्शन होती है जिससे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड से जाहिर है ऐसी रिप्रोडक्शन जो गैमीट्स के जरिए होती है, उस रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रेफर्स टू सेक्स सेल्स और गैमीट्स, सेक्स सेल्स और गैमीट्स, गैमीट्स के जरिए जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, उसमें एक छोटा सा टेबुलेटेड चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर इन दोनों मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या फर्क है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, दोनों टाइप की जो रिप्रोडक्शन है हम उसको देखते हैं। इससे बाय द वे जनरली एक जनरल जिस तरह से हमें एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी कि जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, तो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जैसे एग्जैक्टली सेम अलाइक सिमिलर जो टाइप की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है उसमें पेरेंट्स अपने जैसा ही सेम टाइप का जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, पर जो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट, दो पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होंगे तो वो भी जैसे सेम या सिमिलर टाइप के नहीं होंगे ऑफस्प्रिंग, थोड़ी सी उनके अंदर वेरिएशन, थोड़ी सी उनके अंदर चेंजेस, तब्दीलियां आ सकती है। जो एग्जैक्टली पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक जैसे एग्जैक्टली सेम सिमिलर नहीं होंगे, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम या सिमिलर नहीं होंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस आएंगी, चेंजेस आएंगे, बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो उसके अंदर यकीनन जो है चेंजेस या वेरिएशंस आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जो ऑफस्प्रिंग या औलाद या नई जनरेशन आती है एग्जैक्टली पेरेंट जैसी नहीं होती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत लिटिल बिट चेंज या तब्दीली आती है। जैसे हम अपने वालिदैन जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक सेम सिमिलर नहीं है, फादर एंड मदर जैसी एग्जैक्टली सेम उस हमारी जो स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जैसे जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन, मेल एंड फीमेल गैमीट की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मेल गैमीट मेल पेरेंट से, फीमेल गैमीट फीमेल पेरेंट से आता है, तो टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, उनकी यूनियन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा यकीनन तो उनके अंदर दो किस्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, उनकी कॉम्बिनेशन से जाहिर है वेरिएशंस होंगे। पर जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। हम एक टेबुलेटेड चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर देखेंगे कि क्या फर्क होता है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे एक टेबुलेटेड चार्ट बनाते हैं, एक है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा जो मेथड है जिससे हम कहते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। जैसे अभी हमने नोट किया था कि पेरेंट्स अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग या औलाद प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान। तो asexual reproduction it involves one parent. Asexual method of reproduction it involves one parent
और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स. Sexual reproduction involves two parents. और asexual method of reproduction के दौरान no gametes are formed. इस ऐसी रिप्रोडक्शन के अंदर gametes नहीं बनते हैं. No gametes are produced. because without gametes की रिप्रोडक्शन होती है. इसके दौरान जो है gametes are produced, gametes are formed. जैसे गैमीट फॉर्मेशन होती है तो इन गैमीट्स की देन यूनियन होती है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो यूनियन होती है, पर असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर यूनियन ऑफ गैमीट्स नहीं होती है. तो इधर यूनियन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी. जो मेल गैमीट होता है उसका नेम होता है जैसे स्पर्म, और फीमेल गैमीट उसका नेम जैसे हम कहेंगे एग सेल या ओवम. मेल और फीमेल गैमीट की यूनियन होगी, एग और स्पर्म की यूनियन होगी. ऐसी रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान. टू गैमीट्स आर यूनाइटेड आर फ्यूज्ड टुगेदर. मेल गैमीट जो है मेल पार्टनर प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमीट जो है फीमेल जो ऑफस्प्रिंग होगा, पेरेंट होगा, वो प्रोड्यूस करेगा. देन इनकी होगी यूनियन. होगी यूनियन के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, वो इस मेथड के तहत जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बिल्कुल सेम सिमिलर टू पेरेंट्स होता है. एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट होता है. बिल्कुल जो पेरेंट की शक्ल होगी बिल्कुल उस जैसी पेरेंट की शक्ल जैसी होगी इनकी शक्ल इस ऑफस्प्रिंग की. इसमें जो है डज नॉट रिजेंबल एग्जैक्टली टू पेरेंट. पेरेंट जैसा बिल्कुल सेम सिमिलर नहीं होगा. लिटिल बिट चेंज या थोड़ी सी चेंज या तब्दीली आती है. तो इसका मतलब है इसमें कोई भी चेंज नहीं आई. पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कोई भी चेंज नहीं आई. पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ये हुआ कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में लिटिल बिट वेरिएशन हुई है. वेरिएशंस अकर, वेरिएशंस होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती है और असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन या चेंज नहीं होती है. जो पेरेंट की शक्ल होगी, जो पेरेंट की स्ट्रक्चर होगी बिल्कुल उस जैसा सेम सिमिलर टाइप की जो शेप फॉर्म होगी वो ऑफस्प्रिंग की होगी. बिकॉज वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, बिकॉज उसी पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. तो शक्ल के अंदर कोई भी चेंज या तब्दीली नहीं होगी. पर इधर जो है मेल और फीमेल गैमीट्स की यूनियन होती है. दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा तो यकीनन एक ऑफस्प्रिंग में आएगा तो उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंज या तब्दीली आ सकती है. चेंज या तब्दीली जो आने का अमल होता है तो इट इज रॉ मटेरियल फॉर, ये वेरिएशंस जो होती है दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर एवोल्यूशन. रॉ मटेरियल्स फॉर एवोल्यूशन. आगे जो है न्यू कैरेक्टरिस्टिक जो इवॉल्व होते हैं उनको जो है ये फेवर करती है वेरिएशन. दूसरे लफ्जों में इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ, फेवर्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्स द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के प्रोसेस को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करती है. तो अब जाहिर है इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती है तो ये जो है इट डज नॉट फेवर असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. कोई फेवर नहीं देती है एवोल्यूशन के प्रोसेस को. फेवर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. न्यू कैरेक्टरिस्टिक. अगर किसी एनिमल में जो है वेरिएशंस नहीं आती है तो चेंज एनवायरनमेंट में, बिकॉज एनवायरनमेंट कभी भी सेम या सिमिलर नहीं होता है. अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज या तब्दीली आ गई तो उनमें रहने की, उस एनवायरनमेंट में रहने की एबिलिटी नहीं होगी, एडेप्टेशंस नहीं होगी. चेंज एनवायरनमेंट में
इसको जो है टेम्पटेशंस इसमें आ सकती है और सरवाइव कर सकते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाले जो एनिमल्स होते हैं, अगर किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आती है तो उस चेंज के वजह से अपने आप को जो है जिंदा रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशंस जो आई है। पर जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर कोई भी जैसे उनको फेवर नहीं मिलती है, नो इडिप्टेशन, कोई भी ऐसी इडिप्टेशन, बिकॉज जो एग्जैक्टली पेरेंट की फीचर है वही सेम उनकी ऑफस्प्रिंग की फीचर है। तो इसमें जो है चेंज इन्वायरमेंट के अंदर ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। चेंज इन्वायरमेंट की वजह से जो है ये जो मर सकते हैं, उसमें ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है उनका सरवाइव रहना। ये उनका एक डिसएडवांटेज है। ये एक डिसएडवांटेज है कि जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक और वेरिएशन ना आने की वजह से नए एनवायरनमेंट के अंदर वो आप स्प्रिंग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अब इसका बैलेंस किस तरह से नेचर ने दिया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ जाए और इनके अंदर जो है एडेप्टेशन ना हो, तो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। शॉर्ट टाइम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड। जो औलाद होता है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, तो उसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर इनकी जो प्रोडक्शन होती है, ताकि अगर कुछ इसमें मर भी जाए तो चंद एक जिंदा रहे। तो नॉट अ बिग नंबर, तो इनका जो तादाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होंगे तो उनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी। पर जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग की तादाद होती है वेरी लार्ज नंबर होती है। वो इस वजह से ताकि अगर जो है चेंज एनवायरनमेंट के अंदर कोई मर भी जाए तो उनका जो है सर्वाइवल चंद एक जरूर बचे। तो इस वजह से जो है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान ऑफस्प्रिंग या औलाद जो प्रोड्यूस होता है उनकी एक बड़ी तादाद होती है, लार्ज नंबर होता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस है। अब ऑफस्प्रिंग लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हुआ है, उधर ये स्मॉल नंबर पर इसके अंदर जो है एडेप्टेशन मौजूद होती है। फर्दर जो एक दो और पॉइंट्स है कि जैसे असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसके फर्दर जैसे टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है जिनके जरिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें ये बडिंग टाइप है, या जैसे रीजनरेशन गए, स्पोर फॉर्मेशन एंड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, ये पंजाई के अंदर भी जैसे स्पोर फॉर्मेशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये सब असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके भी जैसे पता नहीं टाइप होते हैं नहीं होते, तो स्टूडेंट बताएगा कि इसके भी टाइप्स होते नहीं होते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा है? एनीबॉडी पढ़ा है हमने? कोई ये जहन में है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स भी कभी पढ़े? Oogenesis is not a type of sexual reproduction. Oogenesis is the production of egg cells. कभी नहीं पढ़ा, कोई टाइप नहीं। Spermatogenesis is the production of sperms. Oogenesis is the production or formation of egg cell. पढ़े हैं पर आपके जहन में नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। Isogamy is a type of sexual reproduction. Oogamy, it is also a type of sexual reproduction. Heterogamy, ये सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। Anisogamy, heterogamy, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। Isogamy, oogamy, heterogamy, anisogamy, all of these are the types of sexual reproduction.
अब कहेंगे हमने नहीं पढ़ा है, चलो ये 2 टर्म पढ़े, आप बताओ कहाँ पढ़े? फर्स्ट ईयर में। पुलवा के अंदर कौन सी? आइसोगेनी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसी चैप्टर के अंदर एक और भी टर्म है, स्टूडेंट बताएं। फाइटोप्थोरा एपिफिस्टन्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, उसी चैप्टर के अंदर जिसमें आपने उलवा जो पढ़ा है। तो ये सेक्सुअल मेथड के टाइप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसके अंदर स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है, इसमें स्टेप या प्रोसेसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरा ज्यादा होता है, जिसमें जैसे नंबर 1 है गैमीट फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। सबसे पहले तो गैमीट फॉर्मेशन का अमल होना जरूरी है, बिकॉज ये गैमीट्स के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। देन एक मेटिंग होती है, मेल फीमेल पार्टनर गैमीट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मेटिंग के बाद जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक स्पर्म की यूनियन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यू नो वेरी वेल जाइगोट इज फॉर्म्ड, और जाइगोट के अंदर देन फर्दर डेवलपमेंटल चेंजेस होती है, जैसे हम कहते हैं डेवलपमेंट सिंपली माइटोसिस होती है, एक सेल में 2 3, 2 में से 4, 4 में से 8, इस तरह से डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस जब ये कंप्लीट होती है तो फिर देन या तो किसी भी एक न्यू एनिमल की जैसे हैचिंग होती है या उसका जो है बर्थ होता है। तो इस तरह से जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी सारे स्टेप या प्रोसेसेस होते हैं। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसे स्टेप या प्रोसेसेस नहीं होंगे। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जाहिर है गैमीट्स भी नहीं बनेंगे, गैमीट्स नहीं बनेंगे तो मेटिंग नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। और ये सब जो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है तो डेवलपमेंट होती है, उसमें काफी सारे और भी प्रोसेस जिसके अंदर जो है हार्मोन्स भी आगे इन्वॉल्व होते हैं, जीन एक्सप्रेशन होती है, जेनेटिक जैसे लाइक जो 2 गैमीट्स होते हैं उनकी देन फ्यूजन होती है, तो एक लाइक जीन एक्सप्रेशन होगी, फर्दर कौन सा कैरेक्टर जैसे एक्सप्रेस होना है नहीं होना है, तो ऐसे जीन एक्सप्रेशन भी होगी। काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा इंट्रो था कि मेल और फीमेल असेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, जैसे सेक्स टाइप्स, हेडिंग है सेक्स टाइप्स। एनिमल्स के अंदर जो है कितने जो है सेक्स टाइप्स होते हैं। सेक्स टाइप्स के हवाले से हमें एक छोटा टेबुलेटेड चार्ट बनाते हैं और उसके जरिए आप यकीनन सीख जाएंगे। एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के लिए एक और भी टर्म इस्तेमाल किया जाता है, डायोइशियस। डायोइशियस फर्स्ट ईयर में भी हमने इन टर्म्स को पढ़ा है, जिन्हें हेटेरोफ्रोडाइट भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड हेटेरोफ्रोडाइट। हेटेरोफ्रोडाइट। अगर जैसे हम ह्यूमन बीइंग को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो इनको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से देखेंगे कि जो कोई एक इंसान होगा, आइदर जो है वो मेल पर्सन होगा या जो है फीमेल पर्सन होगा, आइदर मेल और फीमेल पर्सन जो होता है, तो यानी उनके अंदर जेंडर जो होगी वो एक ही होगी। यूनिक का मतलब है वन, सेक्सुअल रेफर्स टू जेंडर और द सेक्स ऑफ अ पर्सन। जैसे एक मेल पर्सन होते हैं और दूसरे होते हैं फीमेल पर्सन, जो मेल और फीमेल जो है अलग अलग है, डायोइशियस, यानी मेल एंड फीमेल आर सेपरेट एनिमल। डाई की मीनिंग होती है टू, टू इकोस की मीनिंग होती है हाउसेस, यानी मेल एंड फीमेल एनिमल्स आर सेपरेट, अलग है। काफी ह्यूमन बीइंग के अलावा और भी हम कई ऐसे एनिमल देखते हैं जो जिनमें मेल एनिमल सेपरेट होता है और फीमेल एनिमल उसकी एग्जिस्टेंस अलग होती है, जैसे गोट्स है, शीप है, बफेलो है, काऊ है, तो मेल एनिमल उसका अलग होता है और फीमेल एनिमल अलग। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायोइशियस, डायोइशियस। और इसका अल्टरनेटिव टर्म हर्माफ्रोडाइट, हेटेरोफ्रोडाइट। तो इनको हम जैसे कंपेयर करेंगे, लाइक जो अपोजिट टर्म थोड़े याद करना जरूरी है ताकि ये टर्मिनोलॉजी आप सीख जाएं। जैसे यूनिसेक्सुअल की जगह पे बाइसेक्सुअल,
बाइसेक्सुअल लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो बाइसेक्सुअल किन एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होगा? ऐसे एनिमल्स, एनिमल एक ही होगा पर उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों जो है एक ही एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन वन एनिमल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, female reproductive organs are present in one animal, in one or same animal, one or same animal के अंदर जो पाए जाए तो ऐसे एनिमल को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। जैसे हम एक एग्जांपल इधर पहले ही नोट करते हैं, जिससे अर्थवर्म हमने जो पढ़ा होगा लोअर क्लासेस के अंदर, ये एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। तो इनको हम बाइसेक्सुअल एनिमल्स को मोनोइशियस भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, वो डायोइशियस है, ये है मोनोइशियस। मोनोइशियस, मोनो की मीनिंग होती है वन, इकोस की मीनिंग होती है हाउस, यानी एक ही वन एनिमल होता है, एक ही एनिमल होता है, उसके अंदर बोथ जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मौजूद है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो उन्हें हम कहेंगे मोनोइशियस कहेंगे। और हेटेरोफ्रोडाइट का अपोजिट टर्म होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ऐसे एनिमल को हम कहते हैं जिसके अंदर ये कंडीशंस हो, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन एनिमल, सेम एनिमल, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज, ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट कहेंगे, जिनके अंदर दोनों जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हो, तो ऐसे एनिमल को हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट कहेंगे, मोनोइशियस कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन बीइंग का नर्वस, ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ना है, तो ह्यूमन बीइंग के हवाले से ये टर्म्स जो है आप याद रखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल, ह्यूमन बीइंग्स आर डायोइशियस, ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोफ्रोडाइट। डायोइशियस आप कहें, हेटेरोफ्रोडाइट कहें, या जिस तरह से आप इसे जो है यूनिसेक्सुअल कहें, ठीक है। इसके अंदर बोथ मेल जैसे अलग अलग होंगे, मेल एंड फीमेल एनिमल अलग अलग होंगे, या जिसे हम कहेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है सेपरेटली जो एनिमल के अंदर होते हैं। जैसे मेल एनिमल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल एनिमल होगी कोई, तो उसके अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, डायोइशियस, हेटेरोफ्रोडाइट। अपोजिट टर्म्स में आप इन्हें कहेंगे बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस या हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहेंगे। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी आप जो है आई थिंक फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ चुके हैं। टाइम है या नेक्स्ट क्लास का?
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बुक की हेडिंग है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले कौन से पार्ट्स हैं? तो पार्ट्स के हवाले से देखा जाए तो दो हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उसके अंदर जो है एक एक्सटर्नल पार्ट्स या जिसे कहेंगे एक्सटर्नल जेनाइटलिया। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जेनेटलिया का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जेनेटलिया रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटलिया और दूसरी हेडिंग होगी इंटरनल जेनाइटलिया। अगर हम एक पूरी लिस्ट बना लें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट है, कलेक्टिवली जो इनको देंगे एक होंगी कैटेगरी होगी एक्सटर्नल जेनाइटलिया और दूसरी होगी इंटरनल जेनाइटलिया। इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्सटर्नल का मतलब होता है कोई भी जैसे ह्यूमन मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, एट द टाइम ऑफ बर्थ सर्टेन पार्ट्स की वजह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। तो ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं एट द टाइम, जैसे मेल बर्थ असाइन होता है या फीमेल बर्थ उसका जो जेंडर असाइन होता है, वो पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटलिया। सच पार्ट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटलिया। तो ह्यूमन बीइंग की जो मेल के हवाले से एक्सटर्नल जेनाइटलिया है, उसके अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कॉल्ड पीनिस एंड स्क्रोटम जो होगा, और जो इंटरनल जेनाइटलिया है उसके अंदर जो टेस्टिस है, एपिडिडिमिस है, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है आगे, और सेमाइनल ग्लैंड्स है। ये सब कलेक्टिवली जो है इंटरनल, आगे हम पार्ट्स पढ़ेंगे तो ये सब इंटरनल जेनाइटलिया की हेडिंग में आएंगे। मेन जो हम किसी भी लाइन जैसे मेल के हवाले से देखें, ह्यूमन बीइंग के मेल के हवाले से देखें तो ये पीनिस एंड स्क्रोटम जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटलिया। ये लफ्ज नोट करना है, ठीक है। हमारे बुक के अंदर भी इसका जो एक्सटर्नल जिस तरह से जेनाइटलिया की हेडिंग के अंदर ये मौजूद है। पेज नंबर 151 पेज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर जो कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया, तो इंटरनल जेनाइटलिया इंक्लूड्स पेयर ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिस कहते हैं, जाहिर है जो एग या स्पर्म प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होती है उसे हम गोनेड कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो मेल गोनेड का नाम क्या है? टेस्टिस, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एंड एक्सेसरी स्ट्रक्चर दैट स्टोर द स्पर्म प्रोड्यूस द सीक्रेशन दैट एक्टिवेट एंड नॉरिश देम। तो आगे जो है जाहिर है इसके अंदर जो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। स्पर्म्स आर्बिक तौर पे स्टोर होंगे, मैच्योर होंगे, वो एपिडिडिमिस में होते हैं। देन एक ट्यूब होता है दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंट, उसके जरिए ट्रांसफर होते हैं। आगे एक प्रोस्टेट ग्लैंड आता है जिसकी सीक्रेशन से आगे स्पर्म को फूड और नॉरिशमेंट मिलती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली हम इंटरनल जेनाइटलिया कहते हैं। पीनिस एंड स्क्रोटम आर एक्सटर्नल जेनाइटलिया। तो मेन जो है इसके अंदर जो क्वेश्चन जैसे आपने नोट करना है, बिकॉज इंटरनल के पूरे पार्ट्स के जैसे तो नेम नहीं है। आगे हम पूरा जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे दो इन पार्ट्स के अलावा माइनस करेंगे तो यकीनन वो इंटरनल जेनाइटलिया की हेडिंग में आ जाएंगे। फिलहाल जैसे एक की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल जेनाइटलिया के कौन कौन से सेक्शन पार्ट्स होते हैं, तो पीनिस एंड स्क्रोटम है। वन बाय वन सब इन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम टेस्टिस की तरफ आते हैं। टेस्टिस जो मेल गोनेड्स है, पहला पार्ट दैट इज कॉल्ड द टेस्टिस, TES प्लूरल है, और इसका जो सिंगुलर होता है IS से होगा, TESTIS। इन बुक्स में टेस्टिकल्स भी जैसे लिखा होता है, टेस्टिकल्स। तो ये जो मेल गोनेड्स है, टेस्टिस आर कॉमनली कॉल्ड मेल गोनेड्स। गोनेड जनरली किसे कहते हैं? अगर सिंपली अगर गोनेड की डेफिनेशन हम नोट करें कि व्हाट इज गोनेड, गोनेड का काम होता है गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो होगी, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑर्गन, उसे हम कहेंगे गोनेड कहेंगे। तो मेल गोनेड है तो यानी मेल गैमीट प्रोड्यूस करे, इस मेल गोनेड का काम होगा कि लाइक जो है मेल गैमीट्स की प्रोडक्शन
मेल गेमीट्स की जो प्रोडक्शन का अमल जो होगा वो इधर टेस्टिस के अंदर होगा। तो सिंपली हम कहेंगे टेस्टिस का काम होता है मेल गेमीट की प्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें कि टेस्टिस का काम होगा मेल काम, जैसे मेल गेमीट्स की प्रोडक्शन। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नंबर 1 जैसे एक प्रोसेस और स्टेप होता है उसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? गैमीट की प्रोडक्शन का अमल। तो गैमीट की प्रोडक्शन का अमल कहाँ पे होगा? मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। मेल गैमीट्स जो है टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो गए। कोई स्टूडेंट बताएगा, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा है, इन टेस्टिस का एक और भी काम होता है कि इनदर फंक्शन भी होता है, हार्मोन प्रोड्यूस करना। चाहे मेल गोनेड हो या फीमेल गोनेड हो, दोनों हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेल गोनेड और टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिनका काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल। आगे पीछे हो ना, अगर सनलाइट आ रही तो मेल गोनेड्स का काम होता है कि एक तो वो सारे मेल गोनेड्स का ही काम है कि गैमेट्स प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम होता है मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना। आल्सो दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। और उस हार्मोन का नेम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। Secondary sex characters in males are maintained by testosterone. Testosterone हार्मोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को मेंटेन कराता है। मेल गेमीट, जिससे मेल गेमीट्स सिंपली आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। मेल गेमीट्स को हम कहते हैं स्पर्म्स कहते हैं। तो स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन होगी उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सिंपली अगर एक वन वर्ड के अंदर अगर हम नोट करें, मेल गोनेड्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं, इनका काम होता है स्पर्म की प्रोडक्शन। दे आर इन्वॉल्व, टेस्टिस की ही पार्ट है स्पर्म प्रोडक्शन। इन्हीं जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल का काम होता है। इसके साथ साथ एक और भी सेल होते हैं जो हमने पहले ही पढ़ा है, सर्टोली सेल। सर्टोली एक पर्सन का नेम है, उसने इनको डिस्कवर किया था। उनका काम होता है स्पर्म की जैसे सपोर्ट करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पर स्पर्म बनाने का काम जो होगा वो सेमिनिफेरस टिब्यूल का होगा। स्पर्म की जो फॉर्मेशन होगी या प्रोडक्शन होगी सेमिनिफेरस टिब्यूल से होगी। कल हम मजीद इसमें